Let us start with a new chapter, departmental accounts. आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी डिपार्टमेंटल स्टोर तो देखा ही है. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं भी देखा हो तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू नाउ कि डिपार्टमेंटल स्टोर होता क्या है. देखिए, आपके सामने दो इमेजेस हैं. एक साइड पे डीमार्ट की इमेज है और दूसरे साइड पे शॉपर स्टॉप की इमेज है. अब मैं एक बहुत इजी एग्जांपल लेती हूँ डीमार्ट का. देखिए, डीमार्ट में अंदर आप जाओगे तो आप देखोगे कि ग्रोसरी का अलग सेक्शन है, फुटवेयर का अलग सेक्शन है, क्लोथिंग का अलग सेक्शन है, स्टेशनरी का अलग सेक्शन है, ये लाइफस्टाइल होम होम डेकोरेशन उस सब का अलग सेक्शन है. तो ये अलग अलग सेक्शन ही डिपार्टमेंट्स हैं. तो ये डीमार्ट हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर ही है. एक ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स है और उन सब का कंट्रोल एक ही के हाथ में होता है. इट इज अंडर अ सेंट्रलाइज कंट्रोल. सो डीमार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. नाउ लेट अस कम टू शॉपर स्टॉप. शॉपर स्टॉप के अंदर भी डिपार्टमेंट्स है. मेन का सेक्शन अलग है, वुमेन का अलग है, किड्स का अलग है. उसके अंदर भी फुटवेयर सेक्शन इज सेपरेट, क्लोथिंग सेक्शन इज सेपरेट, ब्यूटी का सेक्शन अलग है, वही कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटीज का सेक्शन अलग है, लाइफस्टाइल का अलग है. तो ऐसे अलग अलग सेक्शंस हैं. तो शॉपर स्टॉप के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. राइट. सो ये भी एक लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी एक ही बिल्डिंग में एंड अंडर वन सेंट्रलाइज कंट्रोल. तो शॉपर स्टॉप इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. तो यहां से आप सबको समझ आ गया होगा कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है. तो according to the definition, a departmental store is a large retail organization having number of departments in the same building under centralized control. So एक departmental store क्या है? एक बड़ी organization है, बड़ी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है एक ही बिल्डिंग में, जो एक ही कंट्रोल के अंदर है, मतलब सेंट्रलाइज कंट्रोल, वन कंट्रोल. एग्जाम्पल्स में डीमार्ट है, शॉपर स्टॉप है जो मैंने ऑलरेडी आपको इमेजेस के थ्रू बताया. फिर बिग बाजार इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, वॉलमार्ट है, पैंटलून्स हैं, फिर क्रोमा भी एक एग्जाम्पल है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स है. सी वॉलमार्ट आपको इतना आइडिया होगा कि नहीं भी होगा बिकॉज ये आउट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंटल स्टोर है. सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. Okay, in the last slide you saw the meaning of departmental store. अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की. See, if a business is divided into various divisions, that divisions are known as departments. So it is desirable to know the profit and loss for each department separately. So of course there is a necessity of departmental accounts. देखिए, अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज एक रिटेलर है, उसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं. एक डिपार्टमेंट का नाम है होजरी, दूसरा कटलरी एंड तीसरा स्टेशनरी. तो अगर एक रिटेलर एक ही ट्रेडिंग अकाउंट और एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है पूरे बिजनेस का, तो उसको जो प्रॉफिट पता चलेगा उसको वो पूरे बिजनेस का पता चलेगा, मतलब होल प्रॉफिट विल बी नोन. बट ऐसा हो सकता है कि ये कोई डिपार्टमेंट में से, फॉर एग्जाम्पल कटलरी डिपार्टमेंट है, दैट इज मेकिंग लॉस. तो इट विल नॉट बी नोन बिकॉज कंबाइंड अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड, कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. तो कंबाइंड प्रिपेयर करोगे तो कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा पूरे बिजनेस का. तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट लॉस कर रहा है और कितने का कर रहा है. सो इट इज a necessary over here that the trading account and the P&L account should be prepared separately for each department. Why it should be prepared separately? Because we can know the profit or loss of the department separately. So that is the necessity of departmental accounts कि क्यों बनाना होता है. मैंने आपको वही एक 3 मतलब एक डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल लेके बताया. So I hope you all are clear
कि क्यों बनाना है, क्योंकि कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस से कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा, ठीक है। तो कौन सा डिपार्टमेंट लॉस कर रहा है वो मालूम नहीं पड़ेगा, तो वो तो बच जाएगा वो डिपार्टमेंट। इसीलिए इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली। सो नाउ दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ अ डिपार्टमेंटल अकाउंट। सो अब हम इसके पॉइंट्स देखते हैं कि नेसेसिटी ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, के डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर्ड होने चाहिए। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टू नो द प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच डिपार्टमेंट। ये मैं बता चुकी हूँ कि जैसे 3 डिपार्टमेंट है, नाम है होजरी, कटलरी एंड स्टेशनरी, तीनों का अलग अलग प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंट्स प्रिपेयर होना जरूरी है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा एंड बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट कंबाइंड बनेगी बट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग डिपार्टमेंट्स का बनेगा। नाउ उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। हाँ, तीनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट पता चल रहा है या किसी का लॉस होगा तो वो पता चलेगा। तो जो डिपार्टमेंट प्रॉफिट मेकिंग है तो दैट इज एन एफिशिएंट डिपार्टमेंट, जो लॉस है दे रहा है वो इनएफिशिएंट डिपार्टमेंट है। मैनेजमेंट को ये पता चलता है कितना परचेजेस था, कितना सेल था, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो डेफिनेटली द एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की सामने आती है। कैसे आती है, बाय प्रिपेयरिंग द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट, if any department is making loss, so the management gets the information over here, तो management can take a decision of closing that department permanently या तो ऐसे steps लेगा कि वो department को वो सुधार सके। So there are two options, one it can close it or steps can be taken to correct it। तुरंत नहीं क्लोज करते, बहुत टाइम तक देखते हैं फिर ना कि हाँ ये कंटिन्यूअस लॉस दे रहा है तो मेरे लिए ये बेनिफिशियल नहीं है मेरे बिजनेस के लिए। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से कंपैरिजन डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग प्रॉफिट पता चलता है, इनकेस लॉस हो तो भी पता चलता है। तो कंपैरिजन कम्स इजी, ये पता चलता है विच डिपार्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल एंड विच इज गिविंग यू लेस प्रॉफिट। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर रिजल्ट कैन बी डन विद प्रीवियस ईयर। करंट ईयर के रिजल्ट को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब अभी के प्रॉफिट को लास्ट ईयर के साथ कर सकते हैं, परचेसेस को कंपेयर कर सकते हैं, सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज पता चलती है। जो एक्टिविटीज बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होगी उसको एक्सपांड किया जाएगा और जो अनप्रॉफिटेबल है उसको निकाल दिया जाता है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज डेफिनेटली हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट। उसके बाद it helps the management for formulation business policies। या बिजनेस पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, अगर लॉस मेकिंग दे रहा है कोई डिपार्टमेंट तो बिजनेस पॉलिसी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अगर क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट होगा तो वो डिपार्टमेंट इन फ्यूचर इट कैन टर्न आउट टू बी गुड। सो ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एक बिजनेस को या एक मैनेजमेंट को बिजनेस पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कमीशन ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजर। 3 डिपार्टमेंट है, तीनों में से सपोज स्टेशनरी डिपार्टमेंट इज अर्निंग more profit, so the commission to that department will be given more compared to the other departments. So in that way the commission will be determined. उसके बाद लास्ट पॉइंट है डिसीजन रिगार्डिंग बोनस टू दी स्टाफ। ये भी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है, तीनों डिपार्टमेंट में से कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो इट विल गिव मोर बोनस टू द स्टाफ, एंड विच इज लेस प्रॉफिटेबल विल गिव लेस बोनस टू द स्टाफ। सो दिस कैन बी नोन फ्रॉम वेयर, डेफिनेटली इट कैन बी नोन फ्रॉम प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग डिपार्टमेंट का बनेगा and balance sheet will be prepared combined. So here we end with a topic of necessity of departmental accounts. Let us move forward. Now our next topic is expenses.
Expenses means kharche. Here the expenses are divided into two groups, and the two groups are, one is direct expenses and the another one is indirect expenses. Now let us start with direct expenses. See, direct expenses are those expenses which are specifically incurred for a particular department only. That is known as direct expenses. Like I would like to explain this with an example. जैसे बोलते हैं कि salary is paid for the person who is working in department A. मतलब सैलरी किसको देनी है? जो बंदा A डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. तो स्पेसिफिक बताया है कि सैलरी किसको देनी है? जो बंदा A डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. तो ये कौन से डिपार्टमेंट में सैलरी चार्ज होगी? ए डिपार्टमेंट में ही चार्ज होगी, बिकॉज इट इज वेरी मच स्पेसिफिकली मेंशन्ड ओवर हियर. सो इसको स्पेसिफिकली मतलब ए डिपार्टमेंट के, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्टली बताया गया है. सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज where it is specifically incurred for a particular department, that is known as direct expenses. Ab indirect expenses is the opposite of direct. Those expenses are certain expenses which are incurred for a business as whole and they cannot be charged to particular department. That is known as indirect expense. मतलब कुछ expenses ऐसे होते हैं जो पूरे business के लिए किए जाते हैं, पूरे बिजनेस के लिए किए जाते हैं, बट उनको कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चार्ज नहीं किया जाता. एग्जाम्पल रेंट. तो रेंट पे करते हैं तो पूरे बिजनेस का ही पे करते हैं, कोई एक एक डिपार्टमेंट का पे नहीं करते. हाँ, बट वो बाद में कैसे चार्ज होता है? वो चार्ज होता है हर एक डिपार्टमेंट की एरिया ऑक्यूपाइड से. फॉर एग्जाम्पल, पूरे बिजनेस का रेंट है 30,000 रुपया और 3 डिपार्टमेंट है ए बी एंड सी, और तीनों का जो एरिया ऑक्यूपाइड का रेशियो है वो 1:1:1 है. तो ए डिपार्टमेंट के हिस्से कितना रेंट आएगा? 10,000. बी के हिस्से में कितना आएगा? 10. और सी के भी कितना आएगा? 10. तो इस हिसाब से एक्सपेंस चार्ज तो किए गए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, बट डायरेक्टली नहीं किए गए. वो क्या है? इनडायरेक्ट है. तो पहले दिस एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर द होल बिजनेस एंड देन दे आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो. जो भी उनका रेशियो होगा उसमें वो डिवाइड हो जाते हैं ईच डिपार्टमेंट में. तो ये दोनों आपके एक्सपेंसेस जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, अभी आप लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखा. अब ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूरे चैप्टर की. ये आपको याद करना पड़ेगा या अपनी मेमोरी में फिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस पे एग्जाम्पल सॉल्व होंगे. अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस हेडिंग है, मतलब कौन सा एक्सपेंसेस किस रेशियो में डिवाइड होगा. अगर मैंने बोला रेंट, तो रेंट है 50,000 और 3 डिपार्टमेंट है ए बी सी, तो उसको कैसे डिवाइड करना है? तो उसको उसका कौन सा रेशियो होना चाहिए उसका बेस दिया है, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगी. आई जस्ट रीड आउट. रेंट रेट एंड टैक्सेस का बेस है एरिया ऑक्यूपाइड. एरिया ऑक्यूपाइड फॉर ईच डिपार्टमेंट, ए का कितना एरिया, बी का कितना और सी का कितना, तो उस हिसाब से रेंट तीनों में डिवाइड हो जाएगा. फिर लाइटनिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस आर allocated or divided on the basis of number of light points, and if no information is given then they are considered on area occupied. थर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम. इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एक्सपेंस है तो वो कैसे डिवाइड होगा? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर. उसके बाद सेलिंग कमीशन है, डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेट्स है, कैरेज आउटवर्ड है, एडवर्टीजमेंट पैकिंग एक्सपेंसेस है, सेल्समैन कमीशन है. ये सारी चीजें सेल्स से रिलेटेड है, तो उसका बेस क्या होगा अलोकेशन का? सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट. ठीक है, एक एग्जांपल लेती हूँ. सपोज कमीशन है 5,000 और 3 डिपार्टमेंट है ए बी सी, उनका सेल का रेशियो आता है 4:3:2. तो ये 5,000 को 4:3:2 में डिवाइड कर देना है. फिर फिफ्थ एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेस एक्सपेंस, वेजेस, रेलवे फ्रेट एक्सेट्रा. ये सब परचेसेस से रिलेटेड है, तो इनका जो बेस है डिवीजन का, अलोकेशन का, वो क्या है? परचेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, insurance premium etc, they are allocated on the basis of capital value of asset.
अब आप जानते हो डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, तो उस हिसाब से वो अलोकेट होगा, डिवाइड होगा। उसके बाद लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है, कैंटीन एक्सपेंस है, सुपरविजन एक्सपेंसेस है, उनका अलोकेशन का बेस होगा नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ईच डिपार्टमेंट। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, डायरेक्ट अलोकेशन। अभी मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया था कि सैलरी एंड वेजेस तो डायरेक्टली कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बोली जाएगी तो उसको डायरेक्टली चार्ज कर देना है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस है, मिसलिनियस है, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये अलोकेटेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ प्री डिटरमाइंड बेस, मतलब क्वेश्चन में दे दिया होगा कि ये इसका रेशियो है। अगर नहीं दिया है तो इट कैन बी डिवाइडेड इक्वली अमंग ईच डिपार्टमेंट्स। उसके बाद ऑडिट फीस है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, जनरल मैनेजर सैलरी है, बैंक चार्जेस है। ये एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो पूरे बिजनेस के लिए किए जाते हैं, ये कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चार्ज नहीं कर सकते। ऑडिट फीस है वो पूरे बिजनेस की होती है, बैंक चार्जेस पूरे बिजनेस की होती है, जनरल मैनेजर सैलरी भी पूरे बिजनेस की होती है, ये कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं होती। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये कोई भी डिपार्टमेंट में अलोकेटेड या चार्ज नहीं हो सकते, दे आर एक्चुअली चार्ज टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, हियर आई एंड विद द थ्योरी। आप पूरा थ्योरी एक बार अच्छे से देख लो, इसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।